नरेंद्र मोदी का भाषण अभी बहुत चर्चा में है। कांग्रेस और विरोधियों को कह रहे हैं माओवादी हैं, सबकी संपत्ति लेकर बांट देंगे लोगों में। किसमें बांटेंगे ये नहीं बता रहे हैं, देश में बांटेंगे कि विदेश में बांटेंगे। कह रहे हैं वो आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे और आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। उनके आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो भी तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के जो लेकर पैसा माइनॉरिटीज में बांट देंगे। अब सवाल यह है कि पिछले 10 साल में जो पैसा बैंक में गया उसमें से ज्यादा पैसा किसका था? भारत की जनता का। अब भारत की जनता में बहुसंख्यक हिंदू है तो जाहिर है कि वो पैसा हिंदुओं का पैसा ही था उसमें। आखिर पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट को जो बेवफ किए गए, लोन माफ किया गया या जो लेकर लुटेरे भागे यहाँ भारत से, वो किसके पैसे थे? जो अडानी को इतना लाभ पहुंचाया जा रहा है वो आखिर किसके संसाधन से, किसके पैसे से? इसका हिसाब कोई मोदी जी ने दिया? वो पैसा हिंदुओं का था जिसको लुटेरे लेकर भाग गए, उस पर चर्चा नहीं है। काला धन लाने की बात किए थे लेकिन कुछ आ नहीं पाया। सवाल है कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, उसमें मोदी के 24 गारंटी है। अब तकरीबन 74 पेज का वो दस्तावेज है और उसमें भाजपा की गारंटी नहीं है, उसमें सिर्फ मोदी की 24 गारंटी। उसमें कहीं सामाजिक न्याय, आरक्षण, इन शब्दों का कहीं उल्लेख नहीं है। कास्ट सेंसस का तो उल्लेख ही नहीं है। तो क्या ऐसा है कि जो इंडिया अलायंस है, या पर्टिकुलरली कहिए आरजेडी या समाजवादी पार्टी, डीएमके या कांग्रेस, उसके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है कि पूरी एक फेज चुनाव के बाद बीजेपी घबरा गई है, नरेंद्र मोदी घबरा गए? मेरे हाथ में वो दस्तावेज है जो महज 40 पेज का है और उसमें से ज़्यादातर इसमें फोटोग्राफ्स ही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इसमें 7 न्याय की बात की गई। हिस्सेदारी न्याय मतलब सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा युवा न्याय, तीसरा नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसान न्याय, 5वां श्रमिक न्याय, 6ठा संवैधानिक न्याय और 7वां आर्थिक न्याय। अगर देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है तो आखिर क्यों है और किसने पैदा किया, ये जानना जरूरी है। इसमें जो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ पॉइंट है उसमें 23 पॉइंट उठाए गए हैं, और महिलाओं के लिए जो न्याय की बात की गई है उसमें 14 पॉइंट उठाए गए हैं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, आप सब जानते हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो सामाजिक न्याय का संकल्प है उसका एक लाइन में पढ़ ही देता हूँ, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। सूरज मंडल साहब हैं हमारे साथ, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, बलराज मलिक साहब हैं। जो पहला पॉइंट है, परेशानी तो आखिर वही से हो रही है। किसको कह रहे हैं घुसपैठिया? कौन किसका माल ले जाएगा? एक भी मुसलमान, सिख या ईसाई इस देश का पैसा लूट कर विदेश में नहीं भागा। इस देश का पैसा जो लूट कर भागा है, अब सब जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं। कॉरपोरेट को जो पैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कितने बेवफ हुए हैं, बट्टा खाता में कितना डाल दिया गया, लाखों लाख करोड़ रुपए डाल दिए गए। पहला जो पॉइंट है मैं पढ़ देता हूं, और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी का भाषण, ये माओवादी है। अगर वेलफेयर स्टेट बनाना माओवाद है तो मैं समझता हूं कि भारत का 90% लोग जो है माओवादी है, अगर माओवाद की ये परिभाषा है। पहला पॉइंट है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। सकारात्मक कदम उठाएगी, ये पॉइंट रखता हूं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सूरज जी के पास कि सूरज जी, अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है, जो इनका आईटी सेल का प्रमुख है, वो लोगों को भड़का रहा है। पैसा तो पूंजीपति लूट के 10 साल में भाग गए। टिप्पणी आपकी त्वरित। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताना चाहूँगा कि ये पहला फेज चुनाव समाप्त हुआ। पहले फेज चुनाव में इनको बड़ा धक्का लगा, और जिस तरह की अनर्गल बातें और भाषण आ रही है, वो एक तरह से एक प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए वो बिल्कुल अनुचित है। जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस देश के मूल निवासियों के लिए जो घुसपैठिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ लूट कर बैठे हैं उनको ये सम्मान दे रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घोषणा पत्र भी कभी चर्चा में आएगी। तो और राहुल गांधी जी ने जो अपनी न्याय यात्रा निकाली और तमाम लोगों से मिलकर, लोगों के जज्बात को समझकर
उन्होंने ये दस्तावेज तैयार किया जो उनको लगा कि इन मुद्दों की जरूरत। जैसे ही मुद्दे सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी में एक अचानक बहुत बड़ा सदमा उनको पहुंचा, क्योंकि अभी तक वो देश को लूट रहे थे। उन्होंने भारत के संविधान में जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट शब्द को तो बिल्कुल मिटा ही डाला है। उस सोशलिस्ट शब्द के जगह पे कॉर्पोरेट ले आया है। और जिस तरह से वो अडानी के हाथ में संपत्ति दे रहे हैं, उनको सबसे बड़ा भय लगा कि वाकई में अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो सर्वे कराएगी तो क्या पाएगी कि सारे देश की संपत्ति अडानी को दे दी गई है। और उसको झांपने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम का एक अनावरण तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने नीतीश कुमार की थूक चाट कर उनसे बिहार में सुलह किया। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया था? जाति सर्वे के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी किया था। बिहार में क्या किया उन्होंने? संपत्ति दे दी किसी एक समुदाय को। इससे तो पता चलता है कि किसके पास क्या है, किसकी स्थिति क्या है। और इस स्थिति से भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बिहार में एक भी महिला को बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया है और यहाँ महिलाओं को भड़का रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र। देखिए, मंगलसूत्र की जो बात आप कर रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले इस बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे पर आना चाहूंगा। जो व्यक्ति अपने ही घर में जिसका मंगलसूत्र को उन्होंने एक तरह से इररिलेवेंट बना दिया, निरर्थक बना दिया, जो पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा? उनके लिए क्या एक जवाब है इनके पास कि कैसे 400 किलो आरडीएक्स आया और क्या हुआ, कैसे उनकी जाने गई? अभी तक नहीं बताया। पिछले चुनाव को इसी मुद्दे पर उन्होंने लोगों से मांगी थी वोट, जिसका वो कहा था कि वोट डालने से पहले ये पुलवामा याद कर लें। तो आज मैं उनको कहता हूं, और जो एक शब्द मणिशंकर अय्यर ने कहा था वो गलत नहीं कहा था। जिस तरह की जवाब और जिस तरह की भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में ये कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की ये एक तरह से पुलवामा याद करेंगे। मंगलसूत्र वाले सब पुलवामा याद कर लेना। उनकी पत्नी का जो है रूह कांप जाएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से उनकी जो बेवा है वो रो रही हैं कि हमारे पति का, उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाह रहे। हमारे जवान, हमारे देश के लोग अपने मिट्टी के लिए शहीद हो गए, अपनी जान कुर्बान कर दिए। एक दो नहीं, 2 बसें। नहीं डॉक्टर साहब उसका पुलवामा की जांच का क्या हुआ? मोदी जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ही जो कहते हैं कर देते हैं, और उनकी तो गारंटी ऐसी होती है जो पूरी हो जाती है। लेकिन पुलवामा की जांच का रिजल्ट 0, और 2014 में जो वायदे किए उसका रिजल्ट 0, 2019 में जो वादे किए उनका रिजल्ट 0। 20 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया, तो वो पैसा किसका गया? मैं समझता हूं कि जो आप बता रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का झूठा नारा दे रही थी, पहले चरण के मतदान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 150 तक सिमट रही है। इससे बौखलाहट डॉक्टर साहब बढ़ गई है। सवाल उसी पे मैं आ रहा हूँ, आगे आ जाइए सूरज जी। सवाल ये है कि जब 400 पार हो ही रहा है, तो इतनी बौखलाहट क्यों कि फिर हिंदू, मुसलमान और माओवाद पर आ गए? ये अगर ये डॉक्यूमेंट, दस्तावेज माओवादी दस्तावेज है, तो इसको तो इलेक्शन कमीशन बैन कर देना चाहिए। नहीं, एक्चुअल बात कुछ हो रहा है। हाँ। कोई भी इस देश में अगर सामाजिक न्याय की बात करेगा या गरीब को सत्ता में भागीदार बनाने की बात करेगा या जो गरीबों को उनका हक देने की बात करेगा, उसी सरकार को और ऐसे नेताओं को, ये बीजेपी की आदत रही है, वो उनको अर्बन नक्सली बोलते हैं। नहीं, उसमें तो हम लोग सब फिट बैठते हैं, तो उसमें हम सबको अर्बन नक्सली बोलते हैं ऑलरेडी। और ये जो अमित मालवीय जो झूठ की फैक्ट्री बीजेपी की चला रहे हैं, ये इतना ज्यादा झूठ फैलाते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूं, देश की जनता मोदी जी के झूठे वादों से तंग आ चुकी है, 150 से नीचे लाने वाली है। आप जितना मर्जी झूठ फैला लें, जितना मर्जी आप कभी हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, आदिवासी के नाम पर आप कह रहे कि आदिवासी महिलाओं का, दलित महिलाओं का सब छिन जाएगा। मोदी जी ने कहा ना उनकी चांदी रखते हैं वो आदिवासी। अरे भाई, आप जरा देखिए दलित पिछड़े आदिवासियों के पास है क्या? वो मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इस हद तक स्तर गिर जाना देश के प्रधानमंत्री का। अगर 400 पार ही आप हो रहे थे
तो इस हद तक इतने नीचे तक गिर जाना किसी देश के प्रधानमंत्री का ये आज तक नहीं हुआ। ये बौखलाहट साफ नजर आती है और मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं, उनकी तो पूरी आईटी सेल और पूरे जो लोग उनके चेले बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं, वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। पुराने दोस्त भी, मुझे शर्म आती है ऐसे दोस्तों को दोस्त कहते हुए। फोटो खिंचवाए थे, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि जो न्याय की बात ना कर सके। आपको याद होगा एम नागराज जजमेंट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर यह कहा था कि इसके लिए सर्वे होना चाहिए कि और रिप्रेजेंटेशन, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर्वे होना चाहिए। सर्वे कैसे होगा? जब सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा रिप्रेजेंटेशन किसको कितना मिला। तो अगर आर्थिक सर्वे करवाने की और जाति जनगणना कराने की कोई राजनीतिक पार्टी अगर बात कर रही है, मैं कहता हूं इसका स्वागत तो सभी पार्टी को खुले मन से करना चाहिए और एकजुट होकर, एक राय होकर इसको जल्दी से करवा देना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति क्या है? और इस तरह झूठ बोलकर कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे, ये इस तरह, इससे ज्यादा घटिया मजाक जो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। सर, ये आदिवासी महिला की बात कर रहे हैं। हंसदेव जंगल लुट रहा है, अडानी को दे दिया है, बेतहाशा जंगल कट रहे हैं, लाखों आदिवासी महिलाएं सड़कों पे। और आप देखिए सर, मणिपुर में महिला निर्वस्त्र हो गई और ये शख्स अपना मुंह जबान बंद रख गया भी नहीं, जाना छोड़िए डॉक्टर साहब, ये मुंह जबान बंद रखा, मुंह पे ताले लग गए इसके। और सबसे बड़ी बात है, जिन महिलाओं की ये बात कर, तो मणिपुर भी नहीं गए, वही मणिपुर क्या ही कह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात, लद्दाख में जो अब इनके पुराने जो सोनम वांगचुक पुराने इनके समर्थक थे, आज वो बोल रहे हैं कि लूट रहा है, चाइना घुस गया है, और जो उनके शेपर्ड्स हैं उनको वो चराने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो हर तरफ से तो ये जहाँ पे चाइना है, चाइना स्टेट जहाँ पे है, वो तो 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। और अडानी के व्यापार भी चाइना के साथ है। अडानी इनका उनको झूला झूला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी जी का जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल है। मैं इस पर मांग करूंगा कि सर, आप हमारे नेता हैं, अगर चुनाव में सत्ता बदलती है तो चाइना कितना पैसा गया है भारत से, और किस तरह से चाइनीज इंटरवेंशन इकोनॉमिक चल रहा है। ये जो बात कर रहे हैं आज कि आपके संपत्ति छीने जाएगी, सारा संपत्ति तो ये छीन लिया, बचा क्या है लोगों के पास? लोगों के पास अब जरा बलराज इससे ले लेते हैं। अभी नारी की बात रही, मंगलसूत्र छीनने की बात है, मेरे पास दस्तावेज हैं जी, और महिलाओं के बारे में है। इसमें 14 न्याय की बात की गई है, और पहला जो है एक ही पढ़ देता हूँ, बाकी तो सब ऑनलाइन मिल जाएगा। कि कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। जो ट्राइबल वुमेन को एड्रेस कर रहे थे मोदी जी, तो इसमें लिखा है कि सबसे जरूरतमंद, जो सबसे गरीब है उसको पहचान की जाएगी, जिसमें ट्राइब्स आएंगे, दलित आएंगे, अति पिछड़े आएंगे ज्यादातर। तो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। आखिर हरियाणा में लड़कियां जो पहलवान यहाँ बैठी हुई थी, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं गपौड़ी का दुकान है मोदी परिवार। नहीं, बिल्कुल इस ऐसा लेवल, इतना गिरा हुआ लेवल प्रधानमंत्री को इस देश का होगा। पूरा देश शर्मसार है इस बात से। इन्होंने ना तो मंगलसूत्र की अपनी खुद की पत्नी की इज्जत की, ना मंगलसूत्र की इन्होंने खिलाड़ी पहलवानों की इज्जत की, ना मंगलसूत्र मणिपुर की बहन बेटियों की इज्जत की। पूरा देश समझ रहा है ये मंगलसूत्र के असली दुश्मन कोई हैं, तो उसमें सबसे अग्रणी, सबसे प्रमुख, अगर परिवार का जो मुखिया बनने का ढोंग रचते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश के सामने स्पष्ट है। रही बात ये लोगों को कह रहे हैं, इसका मतलब लोगों की संपत्ति बांट देंगे। अरे भाई, जिस तरह हमारे शरीर के हर हिस्से को खून चाहिए, अगर नहीं पहुंचे तो बीमार हो जाएगा, शरीर कटवाना पड़ेगा, लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी। इसी तरह समाज, हमारा पूरा परिवार 140 करोड़ तक अगर सही समय पे सही चीजें नहीं मिली, उनका हक नहीं मिला, तो पूरा समाज कैंसर से ग्रस्त हो जाएगा। और उसके लिए जिम्मेवार सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, इनकी पार्टी होगी, और इनके पीछे बैकअप जो है आरएसएस इसके लिए जिम्मेवार है। इस देश में अब ये बार बार चिल्ला रहे हैं सेकुलर शब्द नहीं हटाएंगे, फलानी चीज नहीं करेंगे। अब तो कहना पड़ रहा है कि संविधान नहीं बदलेंगे। जो आदमी खुद ये कह रहा है संविधान नहीं बदलेंगे, सेकुलर शब्द नहीं हटाएंगे,
तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम। मलिक जी एक्शन भी नहीं डॉक्टर साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बात मोदी नहीं बोलते उसे जरूर करते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2014 में एक मैंने ट्वीट पढ़ा इनका, कोई चंदन शर्मा कोई ज्यादा बकवासबाजी करता रहता है, उसने कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि वो ये कर देंगे, मोदी जी ये करेंगे। अरे उन्होंने तो घोषणा पत्र में 2014 में ये भी नहीं कहा था नोटबंदी करेंगे, लेकिन कर दी। उन्होंने ये भी नहीं कहा था जीएसटी लागू करेंगे, लेकिन कर दी। उन्होंने ये भी नहीं कहा था एफडीआई लेकर आएंगे, लेकिन ले आए। संसद में सर झुकाया, संसद में बदल दिए। तो ये जिस संसद में ये माथा टेक रहे थे लेटकर, वो संसद ही दूसरी बना दी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एक तो मोदी जी जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। नंबर 2, पहले मेरा मत था कि ये 200 से नीचे आएंगे, लेकिन जिस स्तर पर अब इनका स्तर गिर गया भाषा का, प्रधानमंत्री जी का और उनके चेलों का, अब स्पष्ट है कि वो 150 से भी नीचे आ रहे हैं। सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 2 बहुत बड़े हादसे हुए इस देश में। नोटबंदी के बाद किस तरह से मजदूर परिवार सब आ रहे थे, आपने देखा होगा। कोविड महिलाओं की फोटो देखी होगी सर जी, किस तरह से बच्चों को लेकर और कोई पुलिस उनको पीट रही है और वो आ रहे हैं। दूसरे कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान किस तरह से कितने देश के लोग मारे गए। उन्होंने क्या बनाया, लाशों को लूटने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को छोड़कर पीएम केयर फंड बनाया, जिसका कोई लेखा जोखा। दैट वाज अ फ्रॉड। फ्रॉड सर वही है जहां वो देश के तमाम लोगों के, सिर्फ मंगलसूत्र नहीं सर, घड़ी और जेबी से पैसे लूटकर रखे हैं और एक्सटोर्शन किया सर, वो लूटे हैं। और उसका जवाब अगर उनको हिम्मत है, और भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय को हिम्मत है, तो पीएम केयर फंड का हिसाब किताब देश के सामने रखे। वो उससे बड़ा कोई देश में जालसाजी नहीं है। भाई अपना फोटो चिपका के लोगों को डिग्निटी पे हमला करके, जो देश के लोगों की चीज है और देश की चीज देश के लोगों की है, जो जरूरतमंद है, उसको फ्री कह के, निःशुल्क की बजाय, उचित शब्द यूज करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर फ्री का राशन यूज करते हैं, हमला करते हैं देश की डिग्निटी पे, जरूरतमंदों पे। इसका मतलब वो फ्री का राशन दे के सबसे बड़ा नक्सलवादी तो फिर कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। राशन क्यों देना पड़ रहा? उसको ये छुपाने के लिए जो आदमी देश को ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को निःशुल्क राशन पे हाथ ना फैलाना पड़े, वो सब सक्षम है। उन्हीं की तो मेहनत का दुरुपयोग करके उनको रोजगार दो ना, धन संचय हो रहा है। जितना इस देश में असमानता है उसके पीछे एक ही है, समतल भूमि पे पानी बारिश का नहीं रुकता, चलता रहता है और भूमि उसको पी जाती है, खत्म हो जाता है, सब जगह पानी पहुंच जाता है। गड्ढों में पानी खड़ा होता है। ये गड्ढे कौन है? जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो देश की खदानों को औने पौने भाव में लेकर चोरी चकारी से ज्यादा खोदते हैं, उन्हीं वही लोग पूंजीपति हैं। वो पूंजी का पैसा ये लोगों को इलेक्शन में देते हैं और इलेक्शन पे कूद के 20 लाख का सूट प्राइम मिनिस्टर पहनता है और वही आदमी पैसा लेके भाग जाता है, नीरव मोदी। और ये कहते लोगों को ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने चांद पे फलाना वो पहुंचा दिया। वो ड्रामेबाजी करके साइंटिस्टों को जो जाना चाहिए वहां से वो नीरव मोदी आज तक नहीं आ लिया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चाइना बल्कि 4000 किलोमीटर के अंदर घुस गया, एक नीरव मोदी इनको पकड़ में आया नहीं। ये सारे के सारे इनके अपने लोग हैं, इन्होंने खुद भगाए हैं। प्राइम मिनिस्टर का हाथ है इन आदमियों को भगाने में। नीरव मोदी हो, गृह मंत्री का भी हाथ है, या इनकी वित्त मंत्री का भी हाथ है। ये सब शामिल हैं, जो टीम है इनकी, ये सब शामिल है नीरव मोदी को भगाने में। और वो जो क्या जी न्यूज का मालिक जो है सुभाष चंद्रा, उसको एमपी बनाते हैं और एमपी बना के भी भगा देते हैं, क्योंकि उनके सारे को चैनल इनके गीत गा रहे हैं, वो कब्जा किया हुआ है। अगर जांच सही करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्टिव हो, तो ये सारी की सारी बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी प्राइम मिनिस्टर की, इस तरह की बेहुदी बातें। इसे तो ये लगा कि हमने प्राइम मिनिस्टर देश ने जो चुना था, जो उम्मीद से चुना था, देश के सामने एक्सपोज होगा कि हमने तो बहुत एक लो लेवल के आदमी को इस पोस्ट पर लिया है। चलिए उस पे बात करेंगे, पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं पॉइंट पे। उन्होंने कहा सबका संपत्ति ले लेंगे। मैं आर्थिक नीति पढ़ रहा था और उद्योग को लेकर जो है ना, जो नीति है, कहीं नहीं कह रहा है कि पूंजीपतियों, अगर मैं होता इस बनाने में तो मैं कहता कि पहले अडानी अंबानी का हम नेशनलाइज करें। यस, मैं अगर होता इस बनाने में तो, लेकिन वो बात नहीं कर रहे कि आर्थिक न्याय करेंगे। पहला पॉइंट है, कांग्रेस अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 20% करके भारत को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने का संकल्प लेती है। एक ही पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ।
बाकी पे तो आप चर्चा हो जाए। कहीं नहीं लिखा कि हम डिस्करेज करेंगे, सबको पकड़ लेंगे। और कह रहे हैं कि कुछ जो कांग्रेस सभी व्यवसायों को समान अवसर मुहैया कराएगी। एकाधिकार, एक कंपनी का प्रभुत्व, और अल्पाधिकार, कुछ कंपनियों को प्रभुत्व का विरोध करती है। भारत एक खुली और प्रतिस्पर्धा से भरा अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए कांग्रेस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मजबूत करेगी। तो ये है, कह रहे हैं, जरूरी कह रहे हैं कि कांग्रेस कॉर्पोरेट कराधान संरचना को सरल बनाएगी और टैक्स टेररिज्म को समाप्त करेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एकाधिकार कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, मोनोपोली कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसको तो अगर नेशनलाइज ही कर देना था पहले। सर, ये सबसे मैं कंक्लूड आप करें, मैं एक बात रखना चाहूँगा कि अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आया दस्तावेज, ये स्पष्ट हो गया है कि देश को लूटा किसने है। एक्सटोर्शन, कि आपको हम पैसे पहले डराओ और फिर लूट लो। तो ये तो देश की जनता को तय करना है। ये बौखला गए हैं, ये इनको डर लग गया है, ईवीएम के बावजूद ये हारने वाले हैं। ये परिस्थिति को उन्होंने सोचा नहीं था। ईवीएम से वो समझते थे कि हम किसी ईवीएम से वोट की चोरी के बावजूद भी वो हार रहे हैं। और उसके बावजूद एक इंटरेस्टिंग बात मैंने फैक्ट चेक की कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन मुझे पता है बहुत दिनों तक कुछ खर्चा नहीं करती थी प्रचार पे, तब भी, जबकि संसाधन भी नहीं थे उस समय, तब भी 55-60% वोटिंग हो जाती थी। आज इलेक्शन कमीशन करोड़ों अरबों रुपए प्रचार में खर्च किए है। कॉलेज में बच्चों को मोबिलाइज करने गई है, वैन में प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। वो ईवीएम एक्चुअली ईवीएम से वोट की चोरी को देखते हुए लोगों में भरोसा घट रहा है। हालांकि इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था लोगों से, आप इतना ज्यादा वोट डालो कि चोरी के बावजूद वोट डालें। एक और है कि बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं वो घर में बैठ के मोबाइल बंद करके, ये तो मैंने भी सुना है। हाँ, कि बीजेपी आरएसएस के लोग भी देख रहे हैं कि ये देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बच्चों को भी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आप, अंतिम सवाल, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे आप दोनों। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बाकी गिर गई है कि उस पर कोई एक्शन नहीं। आज तो एक सूरत में अनोपोज जितवा दिया, कांग्रेस के 2 जो कैंडिडेट थे रिजेक्ट करवा दिया, और एक को अनोपोज जितवा दिया दलाल साहब को, और सर्टिफिकेट भी जारी हो देखो, मैं इसके आपको बता रहा हूँ, जो राय है, जो एडवोकेट्स में चर्चा है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, ये सही बात है। इलेक्शन कमिश्नर को जेड श्रेणी की सुरक्षा इसलिए दी गई है उसके भय को खत्म करने के लिए कि जो हम चाहे तुम करो, तुम्हें कोई जनता तुम्हें कुछ नहीं करेगी, कुछ करने नहीं देंगे। वो सुरक्षा के दायरे में इसलिए उसको रखा कि उस पर पूरा कंट्रोल हो सरकार का। वो सुरक्षा उसको जान माल की रक्षा के लिए नहीं दी, सुरक्षा उसको दी है, उसे जो कराना चाहते हैं वो करे, और इसलिए वो पूरे उस कंट्रोल में रहे, उससे बाहर वो इधर उधर ना मिल पाए किसी से। सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में, सुरक्षा के कंट्रोल में, उसकी गृह मंत्रालय के पास है सब कुछ, उसका चाबी। अब देखिए, सहारा इंडिया एक कंपनी थी, सहारा वाली, कई ट्रक बॉम्बे गए थे, पैसा किसका नाम लिख दिया, रतनलाल, बलराज मलिक, फलाना ढिकड़ा। जब उन लोगों से पूछा, ना उनका एड्रेस ठीक था और ना उनका, हमारा तो कोई आदमी मिल भी गया तो उनका, मेरा तो कोई पैसा नहीं। लोगों का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था। इसी तरह भ्रष्टाचार का पैसा अडानी अंबानी के पास बहुत सारा है, इन्हीं लोगों का पैसा है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं का पैसा है वो। चलिए एनीवेज कंक्लूड करते हैं, और करते कराते जो प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ में भी उन्होंने भाषण दिया है। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, डॉक्टर साहब, फिर भूल जाऊंगा। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच्चाई के आधार पर नहीं कह रहे, वो अपराध मानसिकता से देश को गुमराह करने की कोशिश करे। ये अपराध है, देश के प्रति अपराध कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तो देशद्रोह एक तरह का, एक देशद्रोह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश करें, जो बहुत बड़ा भारी अपराध है अपने आप में। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कानून अपना शिकंजा कस सकता है। इस तरह की अलाउड झूठी खबरें फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, किसी को नहीं। पहले 15 लाख का भी जैसे इन्होंने कहा था जुमला है, ये थोड़े दिन में बाद में कहेंगे। अब जब इलेक्शन हार जाएंगे, जब इनको कोई गिरफ्तार करने पहुंचेगी दूसरी सरकार, जो कि इनकी पूरी संभावना है, तब ये कहेंगे ये तो जुमला था, हमने वैसे कह दिया था। एक सेकेंड, हम लोग 10 साल से ये बात कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाया था, जी बिल्कुल, थे बिल्कुल, और उसके आधार पे ही भारत बंद का आह्वान किया था रोस्टर के इशू पे। वो बात अब पॉलिटिकल पार्टी अब समझ रही है, और इस इलेक्शन में ये बड़ा चुनावी एजेंडा बन गया है, संविधान और डेमोक्रेसी। बिल्कुल। दूसरी बात है, जिस तरह से एक तरह से लंपट कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो रहा है,
और कांग्रेस जो पहले सोशलिस्ट पैटर्न पे थी या पहले जो भी थोड़ा सा समाजवाद के प्रति झुकाव था, वेलफेयर स्टेट था, उस पे कांग्रेस लौटने की कोशिश कर रही है दस्तावेज से, अगर इसको सही माने तो। इसका 60% भी अगर लागू कर देगी तो हम समझे बहुत काम हो गया। तो क्या इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, अब हिंदू राष्ट्र ही भूल गए, हम कह रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे, उनको डिफेंस में जाना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। एक्चुअली इंडिया गठबंधन के मुद्दों से घबरा गए। हाँ, और ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो सामाजिक न्याय को प्राथमिकता के से लेके चल रहा है, उससे इनमें इतनी बौखलाहट हो गई, क्योंकि आम जनता अब ये भरोसा करने लगी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और वही देश को न्याय दिलाएगी और वो ही अपराधियों को सजा दिलाएगी, उसी से जनता को उनका हक मिलेगा। उस बौखलाहट में आज मोदी जी की भी जुबान बार बार फिसल रही है, और केवल फिसल नहीं रही है, भाषा ऐसी हो गई जैसे किसी देशद्रोही की हो, जिस किसी गुंडे किसी अपराधी की हो। तो ये घबराहट, बौखलाहट स्पष्ट करती है कि वो अब उनका मस्तिष्क जो है वो ठीक शायद काम नहीं कर रहा है। मैं दो झूठ, ये बड़ा झूठ जो देश के सामने बोले। पहला झूठ कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम देश के संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे। बड़े बड़े चैनल इनसे पूछे, नहीं देंगे, वो शब्द है। हाँ, दे हैव देयर फर्स्ट क्लेम, नॉट राइट। राइट। क्लेम तो कोई भी, मैं भी कर सकता हूँ, तो मेरा नहीं, पहला वो क्लेम है। देखिए, वो जब हिंदी में बोलते हैं तो लोगों को एक तरह से भुलावे में डालने के लिए बोलते हैं। उनकी इच्छा और उनके शब्द जो है वो लोगों को भ्रमित करते हैं। दूसरा झूठ उन्होंने आज कहा कि ये जो घुसपैठिए, अब घुसपैठिए किसको बोला? ये देखिए, नाम मुसलमानों का है, असली निशाना दलित आदिवासी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे आखिरी में जो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा, यू नो दैट कि इलेक्शन कमीशन के जो पैसे हैं ऑडिट नहीं होते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया कहा गया कि हम लोग प्रचार में खर्च किए, वो खर्च हुआ कि नहीं हुआ? 32 लाख ईवीएम गायब है, वो कहाँ है? देयर इज नो ऑडिट ऑफ इलेक्शन कमीशन। वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लोगों को नहीं। वो आपको जो पिछले चुनाव में, पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जब बताया गया कि केरल में 4 ईवीएम मशीन जो 22 अधिक वोट दिए हैं बीजेपी को, तो उन्होंने कहा, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जांच कीजिए। लंच के बाद उनके वकील कहते हैं कि ये सिर्फ कंप्लेंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ही जजमेंट दे रहे हैं जबकि वहां पर वीडियो अवेलेबल है। तो इस तरह से देश के सामने बड़ा संकट है। और लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के जजेस जिस तरह की भाषा बोलेंगे, वो तो देखिए, तो फिर भरोसा इस न्यायपालिका पे कैसे रहेगा लोगों का? डेट को ले आया 18 अप्रैल, 19 अप्रैल को हुआ पोलिंग और दूसरा होने वाला है 26 को। ऑर्डर हवा में लटक रहा है, लटक नहीं रहा, लटकाया जा रहा है। एक ही विनती थी कि वीवीपीएटी की पर्ची लोगों को दे और वो डब्बे में गिराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और उनकी 100% गिनती, उसकी 100% गिनती। ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट देश के साथ धोखा कर रही है। चलिए इसमें चलिए, तो मिला जुला कर ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो माओवादी है, और मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साबरमती के किनारे बैठ के जिनपिंग के साथ पौ पौ खा रहा हूँ। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया। 72-73 वाला में जो था 10 दिन वोटिंग और 21 दिन काउंटिंग। नहीं, वो अभी नहीं, ये मैनिफेस्टो पे चाहे हाँ पिला दो सब लोगों को मैनिफेस्टो पे। सर ये वो